Hello dear students, welcome again to my channel. This is the physics class 11 chapter number 3 motion in a straight line. वीडियो पहले पूरा देखें, बीच में कहीं नहीं जाइएगा। और वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में हो। चलिए स्टार्ट करें चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर चैप्टर के हेडिंग में दो टर्म आ रही, एक तो आ रही मोशन, दूसरा आ रहा स्ट्रेट लाइन। दोनों से अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन मोशन। व्हाट इज मोशन? आप सब जानते हैं कि जो चीज़ चलती है दैट इज इन मोशन, यानी एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट इज़ चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ पोजीशन चेंज होनी चाहिए। जैसे कि आप वॉक कर रहे हैं, आप घूमते हैं तो घड़ी भी चलती रहती है, इधर से आपके पैर भी चलते हैं तो आपकी पोजीशन चेंज हो रही, तो आप मोशन में हैं। मूविंग कार चलती है तो आपने देखा होगा कि कार की भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस चेंज होती रहती है, इधर से टाइम भी चेंज होता रहता है। फ्लोइंग वाटर, नदी में पानी बह रहा है, वो भी मोशन में है। तो ये सब कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो मोशन में होते हैं, यानी कि इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है कि पोजीशन में चेंज होना चाहिए टाइम के साथ साथ, यानी पोजीशन और टाइम दो चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट अंडर कंसिडरेशन रखेंगे। हेडिंग में स्ट्रेट लाइन आ रहा है, उससे अगला टॉपिक लेते हैं अपन रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर में वर्ड आ रहा लीनियर, लीनियर वर्ड बना लाइन से। तो देखिए, इफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन देन इट इज रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में चले, स्ट्रेट लाइन के अलोंग चले तो उसकी मोशन को अपन रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ चैप्टर का हेडिंग में स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो यानी कि अपन पूरा चैप्टर रेक्टिलिनियर मोशन में स्टडी कर रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राउंड, आप जमीन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, देन वॉक ऑन द लाइन, योर मोशन विल बी रेक्टिलिनियर, तब आपकी मोशन जो है वो रेक्टिलिनियर होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है गूगल ड्राइव का, आप वहाँ क्लिक करके ये सारे नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। अगला हेडिंग लेते हैं अपन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच होती है, स्पेशल ब्रांच है, जिसके अंदर किसकी स्टडी करते हैं, इन विच वी स्टडी द वेज टू डिस्क्राइब मोशन, यानी मोशन को किस किस वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन, यानी मोशन किस वजह से हुआ है उस कारण की अपन स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ मोशन किन किन वेज में उसकी स्टडी होती है उसका स्टडी करते हैं, वो फिजिक्स की ब्रांच कहलाती है काइनेमेटिक्स। अगला हेडिंग लेते हैं अपन पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। ये टॉपिक अपन लेते हैं क्योंकि शुरुआत में अपन ने पढ़ा था कि पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए, तो पोजीशन क्या है, कैसे अपन उसको डिटरमाइन करेंगे, पाथ की लेंथ क्या है, कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसको कैसे अपन डिटरमाइन करेंगे। आइए अपन इस टॉपिक के अंदर लेते हैं। तो पहला लेता हूँ मैं पोजीशन। Since motion is change in position of an object, then a question arises in our mind how to determine it, यानी कि अपन पढ़ तो लिया कि मोशन मतलब पोजीशन में चेंज होना चाहिए, परंतु पोजीशन को अपन डिटरमाइन कैसे करेंगे, ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। आइए इसका सॉल्यूशन भी है। फॉर इट वी नीड टू यूज अ रेफरेंस पॉइंट एंड अ सेट ऑफ एक्सिस। इसके लिए अपने को एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। रेफरेंस पॉइंट मतलब जहाँ से अपन कंपेयर कर सकते हैं, और सेट ऑफ एक्सिस, क्योंकि एक्सिस जो है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करेंगे, इसलिए अपने को एक्सिस भी चाहिए। It is better to use a rectangular coordinate system consisting of three mutually perpendicular axes labeled as x, y and z axis, यानी कि इसके लिए अपने को एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। जो बच्चे बायो के हैं उनके लिए बिल्कुल नई टर्म है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट जो मैथ्स के हैं वो समझते हैं। 11th मैथ्स में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, तो वहाँ आप इसकी स्टडी करेंगे। परंतु बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, आप जिस कमरे में बैठे हैं कमरे का एक कोना लीजिए, वहाँ से 3 लाइन निकल रही है, एक को एक्स एक्सिस, एक को वाई, और जो स्ट्रेट हाइट ऊपर जा रही है उसको जेड सपोज कर लीजिए, और आपका कमरा एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह वर्क करेगा। आप इतना सा समझ लीजिए। अब देखिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एक्सिस इज कॉल्ड ऑरिजिन, और तीनों एक्सिस जहाँ पर कट करते हैं वो ऑरिजिन है। ये रहा फिगर में, आप देखो ये गोला लगाया मैंने, ये ऑरिजिन है, और इस ऑरिजिन को ही अपन बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। इसके रिगार्डिंग अपन स्टडी करते हैं कि पॉइंट की पोजीशन क्या होगी। फिगर को देखिए, यहाँ मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जेड आपको यूँ दिख रहा है, परंतु ये एक्चुअली इस आपकी मोबाइल स्क्रीन से बिल्कुल बाहर की तरफ आता हुआ है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यहाँ पर एक क्लॉक भी बनाई है, क्योंकि ये पॉइंट पी की पोजीशन को आप इस क्लॉक के, यानी क्लॉक के साथ साथ अपन स्टडी करेंगे। तो ये पूरा सिस्टम जिसमें पॉइंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्लॉक सब कुछ आता है, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, और ये ओरिजिन जिसको अपन बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। आइए अपन आगे चलते हैं। द कोऑर्डिनेट
द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट चेंज होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई और जेड कोऑर्डिनेट चेंज होते रहेंगे, तो ये पॉइंट जो है वो पोजीशन को डिस्क्राइब करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। टू मेजर टाइम वी पुट अ क्लॉक इन दिस सिस्टम, क्योंकि पोजीशन में चेंज विथ टाइम, तो टाइम भी नापना है, इसलिए अपन ने एक घड़ी भी यहाँ पर रख दी। और दिस एंटायर कोऑर्डिनेट सिस्टम अलॉन्ग विद द क्लॉक इज सेड टू बी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये था पोजीशन को डिटरमाइन करने का तरीका। आइए अपन अगला टॉपिक लेते हैं, दैट इज पाथ लेंथ, यानी पाथ की लेंथ कैसे डिटरमाइन करें। लेट अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन से अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अपन ने एक डिसाइड किया कि कार एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन में चलती है, जो कि पॉइंट ओ से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। पी क्यू एंड आर द पोजिशन ऑफ द कार एट डिफरेंट टाइम, यानी 3 अलग अलग पॉइंट के ऊपर कार की पोजीशन, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू और पॉइंट आर। आई थिंक सो आई हैव फॉरगॉटन टू मार्क इट, बट मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ, ये पॉइंट आर। ओके, तब अपने को डिस्टेंस, अब यहाँ देखो आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार इन सर्टेन टाइम इज कॉल्ड पाथ लेंथ, क्योंकि जो भी आपको टाइम इंटरवल दे उसमें कार ने जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की उसको पाथ की लेंथ बोलते हैं। चलिए फिगर आप समझिए, कार देखो बनी हुई है और ओरिजिनली ओ से स्टार्ट होती है, एरो लगा हुआ है, यानी राइट साइड में ये मूव होती है, पहले पॉइंट पी पर फिर क्यू पर, इस तरह से चलती है। अब अपन डिटरमाइन करते हैं पाथ लेंथ। एग्जांपल लिया, लेट कार गो टू पी, यानी ओ से स्टार्ट होके पी की तरफ गई, देन क्यू एंड रिटर्न अगेन टू पी, वहाँ से वापस पी की तरफ आई, देन द टोटल लेंथ ऑफ पाथ विल बी। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो ओ से पी गई तो पहला टुकड़ा हो गया ओ पी, फिर पी से क्यू गई तो सेकंड पार्ट हो गया पी क्यू एंड द थर्ड पार्ट विल बी क्यू पी। ये 3 पीसेज हैं। फिगर में आपको क्लियर दिख रहा है, ओ से पी तक की लेंथ 100 मीटर है और पी से क्यू तक की भी 100 मीटर है और क्यू से वापस पी ये भी 100 मीटर होगी। तीनों को ऐड करेंगे तो लेंथ ऑफ पाथ आएगी 300 मीटर। तो इस तरह से आप लेंथ ऑफ पाथ डिटरमाइन करेंगे। तीसरी टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रहे, लेंथ ऑफ पाथ कहें या डिस्टेंस कहें, ये एक ही चीज़ होती है। यहाँ पर देखा आपने कि कार राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जा रही है, अपन ने इग्नोर किया कि उसकी डायरेक्शन क्या थी, अपन ने सिंपली एडिशन किया। तो इस तरह की क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर, यानी पाथ लेंथ ऑफ पाथ यानी डिस्टेंस इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, जिसमें डिस्टेंस डायरेक्शन डजंट मैटर। अब लेते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्मेट है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जहाँ से अपनी जर्नी शुरू करता है और जहाँ फिनिश करता है, दोनों को आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लीजिए, तो वो जो लाइन आएगी उस लाइन को अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि पाथ की लेंथ से अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट से मतलब है। इन द प्रीवियस एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार कैन बी कैलकुलेटेड एज, वही एग्जांपल है जिसमें अपने को कार ओ से स्टार्ट होकर पी गई, पी से वापस क्यू गई, क्यू से वापस पी की तरफ आई, तो आपने वही 3 पी से ऐड किए, बट इस बार मैं इन तीनों के ऊपर वेक्टर लगा रहा हूँ। तो आप देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो आप आगे फिजिक्स में जब डिटेल स्टडी करेंगे, धीरे धीरे आप वेक्टर पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। तो मैंने तीनों में आई कैप लगा दिया क्योंकि अपन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्टडी कर रहे हैं। अब अपन लेफ्ट से राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ओपी अपना प्लस का 100 आई कैप आएगा, पी क्यू भी लेफ्ट से राइट है तो ये भी प्लस का आएगा। बट आप क्यू से पी तो वापस आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव मार्क किया गया है। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों पार्ट म्यूचुअली कैंसिल हो गए, कितना बचा 100 आई कैप, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। और इसका मैग्नीट्यूड एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 100 मीटर ओनली, यानी ये 100 मीटर ही इसका मैग्नीट्यूड होगा। आई कैप केवल इसका यूनिट वेक्टर है, जो कि वेक्टर नोटेशन में ज़रूरी होता है कंप्लीट वेक्टर डिनोट करने के लिए। आइए, ये तो था वेक्टर नोटेशन, पर आपको एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल और देता हूं कि मान लीजिए पॉइंट पी से एक ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, इस तरह से गोल घूमता हुआ वो वापस आया और लास्ट में वो पॉइंट क्यू और पी अगर मान लो कॉन्साइड कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, यानी एक ही पॉइंट है, तो फिजिक्स बोलती है कि डिस्प्लेसमेंट तो होगा 0, क्योंकि इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को आप जोड़ोगे ही नहीं, जोड़ते ही क्योंकि वो दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं तो लेंथ डिटरमाइन होगी नहीं। बिल्कुल आपको पेंसिल हिलानी ही नहीं पड़ेगी, पेन हिलानी ही पड़ेगी। तो जब वेक्टर ही नहीं बना तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा। बट डिस्टेंस क्या होगा कि पूरे पाथ के ऊपर वो जितना भी गया है उस सब की लेंथ को आप ऐड करेंगे तो वो लेंथ ऑफ पाथ होगा। ये एक बेटर एग्जांपल है आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझने के लिए। चलिए अगला लेते हैं अपन यूनिफॉर्म मोशन। अगला हेडिंग है अपना यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है आइए देखते हैं। शब्द में आ रहा है यूनिफॉर्म यानी एक सरीखा, तो एक सरीखा मोशन, एक जैसा मोशन।
आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि चैप्टर का हेडिंग स्ट्रेट लाइन है इसलिए स्ट्रेट लाइन यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि आपको दो चीज़ पकड़नी है यहाँ पर कि इक्वल डिस्टेंसेज इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर अपन पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, इसको मैं अगले वीडियो के जो अगले पार्ट से इसमें बार बार पोजीशन टाइम पूरा नहीं बोलूँगा, पीटी ग्राफ बोलूँगा। तो अपन डिटरमाइन करते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हुई कि नहीं हुई। ये देखिए फिगर समझिए, एक्स एक्सिस पे टाइम सेकंड्स में लिया, वाई एक्सिस पर एक्स यानी इसकी जो पोजीशन जिसको भी अपन मीटर में लिया। तो आप देखिए ओरिजिन से स्टार्ट होकर एक लाइन जा रही स्ट्रेट, और ये स्ट्रेट लाइन एक्स और वाई एक्सिस दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है। तो आप देख सकते हैं कि पहला टाइम इंटरवल यानी कि ये इसमें लेंथ कितनी कवर करी, ये वाली। सेकंड टाइम इंटरवल है ये, इसमें लेंथ कितनी कवर करी, ये वाली। तो आपको लगभग दिख ही रहा है कि इक्वल टाइम में इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रही है। अब पीटी ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए 40, इसकी पोजीशन इनिशियली 40 मीटर है और अब टाइम तो बढ़ रहा है, तो यानी आपका ग्राफ राइट साइड में तो इंक्रीज हो रहा है, परंतु ये अप और डाउन नहीं हो रहा। अप और डाउन जब तक नहीं होगा तो एक्स में चेंजेस नहीं आएगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं अपन स्टेशनरी यानी रुका हुआ। जब दो केस ले लिए तो तीसरा केस लेते हैं अपन जनरल वाला। जनरल केस में समझिए यहाँ पर इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझिए। इनिशियली पॉइंट ओ के ऊपर ये कार थी और ये जो अपवर्ड एरो है ये इसकी पोजीशन को बता रहा है जो कि एक्स इन मीटर्स, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो टाइम इन सेकंड्स को बता रहा है। इनिशियली देखिए आपकी 0 से लेके 10 सेकंड यहाँ तक ये जो रीजन है पूरा, ये रीजन कार का पिकअप वाला था, यानी स्पीड इसकी बढ़ रही थी। बट जो इसने पिकअप एक्वायर किया तो 10 से लेके 18 सेकंड तक का रीजन, यानी कि ये रीजन, इस रीजन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपको, देखो कि वो दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, यानी इस तरह का कर्व बन रहा है, तो इसको बोलते हैं बीच में यूनिफॉर्म मोशन। परंतु 18 के ऊपर मान लो आपने ब्रेक अप्लाई किए तो कार आपकी रुक गई, परंतु घड़ी अभी भी चल रही है, तो एक्स एक्सिस की तरफ तो लाइन बढ़ेगी बट वो वाई पर ऊपर या नीचे शिफ्ट नहीं होगी, वो एक जगह फिक्स हो जाएगी, यानी कि कार आपकी यहाँ पर रुक गई है। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ रियल टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ है, जिसमें कार आपकी शुरुआत में एक्सेलरेट होती है, बीच में यूनिफॉर्म स्पीड को एक्वायर करती है और लास्ट में रुक जाती है। लेट अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इक्वल्स टू 0। ये जो फिगर बना हुआ था उसकी ये पूरे थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, हालांकि आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फ्रॉम द ओरिजिन पिकअप स्पीड टिल t इक्वल्स टू 10 सेकंड, 10 सेकंड तक इसकी स्पीड पिकअप होती है, ये देखो पिकअप रीजन लिखा हुआ है। एंड देयर आफ्टर मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड टिल t इक्वल्स टू 18 सेकंड, 18वें सेकंड तक ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। एंड देयर आफ्टर ब्रेक अप्लाइड, वहाँ पर आपने ब्रेक अप्लाई किया तो कार t इक्वल्स टू 20 सेकंड पर स्टॉप हो जाती है, जब आपका x कितना था 250 मीटर। आप देख लीजिए 18 सेकंड पर भी 18वें सेकंड पर भी 250 मीटर आ रहा है और 20वें सेकंड पर भी ये 250 मीटर ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम तो 18 से 20 हुआ बट पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, वो 250 मीटर के ऊपर फिक्स हैं, तो यानी कि वो रुक गई है वहाँ पर। अब अगला टॉपिक लेते हैं अपन, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। डियर स्टूडेंट, दिमाग में बैठ गया होगा, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों का अपन एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज आपने मैथ्स में क्लास 10th और 9th में पढ़ रखा है, उससे रिगार्डिंग ये। सपोज कीजिए कि किसी भी पॉइंट t1 के ऊपर ऑब्जेक्ट की पोजीशन x1 थी और उस सेकंड टाइम t2 के ऊपर पोजीशन उसकी x2 हो गई। ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। देखिए वेक्टर अपन डिनोट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपन एक लीनियर मोशन में पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, जिसको अपन डेल्टा x देते हैं, डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल डेल्टा t विथ डिस्प्लेसमेंट अकर, और जिस ड्यूरेशन में डिस्प्लेसमेंट होता है उस ड्यूरेशन को तो नीचे लिखा और जितना डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज हुआ है उसको ऊपर लिखा। तो ये v बार, बार क्यों, क्योंकि एवरेज के लिए बार सिंबल लगाते हैं, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ध्यान रहे डेल्टा सिंबल हमेशा थोड़ा बड़े गैप के लिए होता है, तो डेल्टा का मतलब चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए फाइनल x कितना है x2 और इनिशियल x कितना था x1, तो x2 माइनस x1 डेल्टा x की वैल्यू और डेल्टा t की वैल्यू t2 माइनस t1। तो दिख रहा है ऊपर पोजीशन यानी मीटर और नीचे टाइम यानी सेकंड, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, अपॉन में है इसलिए पर बोलते हैं, अपॉन को पर। v बार नोटेशन फॉर एवरेज और डेल्टा जो है वो चेंज के लिए होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है।
यहाँ जो थोड़ी देर पहले मैंने बोली वो बात आपको वापस लिख के बता रहा हूँ, सिंस वी आर रेस्ट्रिक्टेड इन द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन सो सिंबल ऑफ वेक्टर इज नॉट मैंडेटरी। तो यानी सिंबल वेक्टर का लगाना जरूरी नहीं है, जैसा कि लास्ट टाइम में अब लगाया था मैंने। देखिए कौन सा था वेक्टर का सिंबल, आपको वापस पीछे ले चलता हूँ। ये जो सिंबल है ये सिंबल वेक्टर का है, ठीक है। चलें अपन आगे आगे चलते हैं और आगे चल के अपन जो कार वाला एग्जांपल था उसमें अपन एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो आपको देखो उस प्रीवियसली अपन ने पढ़ा है कि जब x 75 मीटर था, टाइम कितना था तब 10 सेकंड, और x 250 मीटर हो गया जब टाइम था 18 सेकंड। यानी दो x की वैल्यू x1 x2 और दो टाइम की वैल्यू t1 t2। तो जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो x2 माइनस x1 यानी फाइनल पोजीशन 250, इनिशियल 75 और टाइम 250 के वक्त 18 सेकंड था और 75 के वक्त 10 सेकंड था। तो डिफरेंस निकाल के लास्ट में आपने एवरेज स्पीड 21.87 मीटर पर सेकंड निकाल ली। ये तीन आपको ग्राफ दिख रहे हैं जो कि पीटी ग्राफ है, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ। क्योंकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं। तो समझिए इसको, पहला फिगर पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब स्टूडेंट्स ऐसा है कि जैसे टी बढ़ रहा है वैसे एक्स भी बढ़ रहा है। तो जब दोनों ही बढ़ रहे हैं तो दोनों की इनिशियल वैल्यूज़ फाइनल वैल्यूज से कम होगी, तो ये हमेशा डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। सेकंड फिगर देखिए आप, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है इधर तो एक्स तो बढ़ रहा है, तो एक्स बढ़ने के साथ साथ टी तो बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट, बट लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे चल रहे हैं आपका एक्स कम हो रहा है। तो जब एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है तो एक्स का डिफरेंस तो नेगेटिव आएगा और टी का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। तो एक्स ऊपर है तो न्यूमरेटर नेगेटिव हुआ, तो ओवरऑल आपकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। एग्जाम्पल अच्छे से दिमाग में फिट करिए, ग्राफ समझिए। और तीसरा फिगर है एट रेस्ट का अपन एग्जांपल पहले ही ले चुके हैं कि आपने एक्स की पोजीशन फिक्स कर ली, टाइम बढ़ता जा रहा है बट एक्स में ना वो ऊपर जा रहा कर्व ना नीचे आ रहा है, स्टेशनरी चल रहा है, यानी वो एट रेस्ट है। ये था एवरेज वेलोसिटी। जब एवरेज वेलोसिटी को आप एवरेज स्पीड से कंपेयर करेंगे तो सिर्फ वेक्टर नोटेशन हट जाएगा। तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड एक स्केलर होती है, ऑब्टेन्ड बाय टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन हैज़ टेकन प्लेस। यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। एक तरह से वही है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, चेंजेस कुछ भी नहीं है, केवल वेक्टर और स्केलर का। जब सेम चीज़ है तो ऐसा यूनिट भी सेम, मीटर पर सेकेंड। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये यहाँ पर नोट करने लायक चीज़ है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती है तो इसका डिफरेंस हमेशा प्लस में आएगा, इन कॉन्ट्रास्ट टू द एवरेज वेलोसिटी विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जबकि वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, क्योंकि वहाँ डायरेक्शन मैटर करता है, डायरेक्शन अपोजिट हुई नहीं कि नेगेटिव भी होने लग जाएगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट, स्पीड इज़ इन जनरल ग्रेटर दैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। यानी स्पीड हमेशा जो है वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से हमेशा ग्रेटर आएगा। अधिक से अधिक वेलोसिटी जो है वो उसके इक्वल आ सकती है, अब अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में और सेम डायरेक्शन में मूव करे तो। कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को आप एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएंगे तो जितना जैसे भी वो घूमेगा तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती जाएगी, बट डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल को जोड़ोगे तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम ही आएगा। और अगर स्ट्रेट लाइन में और सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों बराबर आ सकते हैं। कहने का मतलब ये था। अगला लेते हैं अपन हेडिंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक किसी एक टाइम के पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर। तो अब देखिए हेडिंग समझते हैं अपन। हेडिंग का डिस्क्रिप्शन, एवरेज वेलोसिटी और ऑब्लिक स्पीड गिव्स अ सेंस ऑफ मोशन इन एंटायर टाइम इंटरवल। एवरेज हमेशा पूरे ओवरऑल अपने को नॉलेज देता है, but if we wish to find velocity oblique speed at particular time in motion we need a new physical quantity and said instantaneous velocity or speed it is given by। क्योंकि जब आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए तो उस वक्त आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। ये स्टूडेंट्स बायो वाले थोड़ा सा समझें, मैथ्स वालों को तो ऑलरेडी 11th मैथ्स में टॉपिक है लिमिट वाला कि v, पहली बात तो इसका सिंबल v है, बार हट गया। पिछली बार एवरेज वेलोसिटी में v बार था, ये केवल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसके लिए केवल v। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसको ऐसा पढ़ेंगे आप, LIM मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो आपका डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, वही जो कि पीछे एवरेज वेलोसिटी में था। जब आपका डेल्टा टी बहुत छोटा होगा, क्योंकि देखिए टाइम इंटरवल जैसे मान लो गैप 2 सेकंड था, और छोटा करेंगे 1 सेकंड और छोटा 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 बिल्कुल छोटा कर देंगे कि वो ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो है, जीरो हुआ नहीं है, जीरो होने ही वाला है। उस वक्त डेल्टा की जगह सिंबल आ जाता है डी। ये मैथ्स के एक डिफ्रेंशिएशन टॉपिक के अंदर आता है। तो आपका v इक्वल्स टू हो जाएगा उस वक्त dx/dt। ओके, अब यहाँ डेल्टा को बोलते हैं अपन नॉर्मल डिफरेंस, और d इज वेरी 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 स्मॉल गैप जो कि जीरो होने ही वाला है पर जीरो हुआ नहीं है। इट कैन ऑल्सो डिफाइंड एज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट का
टाइम के रेस्पेक्ट में ये डेरिवेटिव हैं, जो कि मैथ्स में आप 11th में पढ़ते हैं। तो बायो वाले भी घबराए नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिजिक्स में थोड़ी बहुत मैथ्स की चीज़ें तो चलेंगी। अब देखिए, जब वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर है, एक पॉइंट के ऊपर है, तो ग्राफिकल मेथड अपना फेल हो जाता है कि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए अपने को एक नया टूल चाहिए मैथ्स का, एंड दैट इज़ डिफरेंशिएशन। और कैसे इससे फाइंड आउट करते हैं, आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्वेश्चन देखिए, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑब्लिक स्पीड निकाल देते हैं अपन। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड if motion of a object moving along x axis is given by x equals to 5t minus 6t square। तो देखिए x उसकी पोजीशन t टाइम का फंक्शन है, जैसे टाइम बदलेगा x बदलेगा। तो अपने को केवल एक पर्टिकुलर वैल्यू t इक्वल्स टू 2, देखो ये पर्टिकुलर है इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला है। तो अभी अपन ने पढ़ा है v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, यानी v इक्वल्स टू डी एक्स की वैल्यू, देखो यहाँ पर x आ रहा है, x को मैंने ब्रैकेट से रिप्लेस कर दिया, उसकी वैल्यू थी 5t माइनस 6t स्क्वायर। इसका मतलब अब टाइम के रेस्पेक्ट में अपने को डिफरेंशिएट करना। अब डिफरेंशिएट कैसे करना है, इसके लिए बॉक्स में देखिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है कि जब भी किसी फंक्शन x टू द पावर n को अपन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर n फ्रंट में आती है और फिर x के ऊपर पावर उससे एक कम हो जाती है। जैसे कि मान लो पावर x की 5 थी तो 5 आगे आएगा, x की पावर 4 रहेगा। क्लियर। अब ये चीज़ यहाँ समझिए, पहले 5 कोफिशिएंट बाहर आ गया, पीछे t बचा हुआ है, t के ऊपर पावर 1 है, 1 का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर 1 फ्रंट में आएगी और फिर t के ऊपर पावर 1 माइनस 1 यानी 0, जो कि 1 हो जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू 1 होगी, तो 1 इंटू 5 दैट इज 5। फिर देखिए 6t स्क्वायर, 6 बाहर आ गया, अब t स्क्वायर पावर 2 है तो 2 फ्रंट में आएगा तो 2t बनेगा, तो 2t जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12t हो गया। तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। अब इसमें आपको जिस वैल्यू पे निकालना है, वैल्यू कितनी है t इक्वल्स टू 2, तो आप वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2, तो जहाँ पर t है वहाँ पर 2 रिप्लेस किया, रिप्लेसमेंट के बाद आप देखिए 5 माइनस 24 यानी माइनस का 19। बट अपन जानते हैं स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव सिंबल को इग्नोर किया तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स के ऊपर ऑब्जेक्ट की स्पीड थी 19 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। अगला वीडियो में एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशंस लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय,